Hello everyone, welcome to our channel Law and Knowledge. So today's topic is chapter 1 of MPLRC. अपने टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज लॉ एंड नॉलेज को ज़रूर फॉलो करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही आप अपने साथ में MPLRC का बैरक जरूर लेके बैठे, उससे आपके लिए इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो अपने टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग जानते हैं इंडिया में जो भी लॉज बनते हैं वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कंसिस्टेंट होते हैं। तो क्या आप ये जानते हैं एमपीएलआरसी को बनाने की जो पावर्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी गई है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये पावर्स दी हुई है शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, स्टेट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें सेकेंड नंबर की लिस्ट जिसे हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं उसी का सब्जेक्ट नंबर 45 जो कि है लैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, सर्वे फॉर रेवेन्यू पर्पसेस एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड एलिनिएशन ऑफ रेवेन्यूज। यही वो सब्जेक्ट मैटर है जहां से लैंड रेवेन्यू कोड बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है। अब हम आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि चैप्टर 1 ऑफ एमपीएलआरसी। चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रिलिमिनरी, उसमें कुल 2 सेक्शन है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। जिसमें से हम अब सेक्शन 1 की तरफ आए हैं जिसका सब सेक्शन 1 जो है वो हमें हमारे एक्ट के नेम के बारे में बताता है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959। ये हमारे एक्ट का नेम है। नाउ अब हम मूव करेंगे सब सेक्शन 2 पर। सब सेक्शन 2 क्या है? तो सब सेक्शन 2 है जो है वो हमें कोड की एप्लीकेबिलिटी, उसके एक्सटेंट के बारे में बताता है, जो कि है द जो हमारा एक्ट है मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, ये पूरे होल स्टेट ऑफ एमपी में एप्लीकेबल है। लेकिन इसके कुछ प्रोविजंस जो है वो, जैसे कि द रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, द लायबिलिटी ऑफ लैंड टू पे लैंड रेवेन्यू, द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू with reference to use of land and ancillary provisions। ये जो प्रोविजंस है, इन प्रोविजंस को छोड़ करके बाकी के प्रोविजंस वो एरियाज जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है, वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं इसी के प्रोवाइजो की। इसी सबसेक्शन 2 में एक प्रोवाइजो भी दिया हुआ है जो कि है provided that the aforesaid provisions of the code shall apply with reference to the use of land in such areas for one or more of the purposes specified in section 59। मतलब जो aforesaid provision, जो अभी हमने ऊपर प्रोविजन पढ़ा हमारे एप्लीकेबिलिटी के इसमें कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पर कुछ ही प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं हमारे एक्ट के, उन्हीं प्रोविजंस के लिए बात की गई है कि जो यूज है विथ रेफरेंस टू यूज ऑफ लैंड है, वहां पर एक या एक से ज्यादा जो रेफरेंसेस है जो सेक्शन 59 में दिए गए हैं वो उन पर ये एप्लीकेबल हो सकता है। एक या एक से ज्यादा जो यूज है उस पर भी ये एप्लीकेबल होगा। अब हम मूव करेंगे हमारे सबसेक्शन 3 पर। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है हमें? तो हमारा सबसेक्शन 3 हमें बताता है ये कब फोर्स में आएगा। तो सबसेक्शन 3 है दिस कोड शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जिस डेट को हमें बताएगी कि ये कोड फोर्स में आएगा, उस डेट से कोड एप्लीकेबल होगा। मैं आपको वो डेट भी बताता हूँ जिस डेट से हमारा एमपीएलआरसी एनफोर्स हुआ है, और वो डेट है 2 अक्टूबर 1959। इसी दिन ये कोड एनफोर्स हुआ था। अब हम हमारे सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन से उनकी तरफ मूव करेंगे। सेक्शन 2 जो है उसमें से सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो है आबादी की। सब सेक्शन ए जो है हमारा वो है आबादी। अब आबादी का मतलब क्या होता है? तो आबादी का मतलब है एक ऐसा एरिया, एक ऐसे एरिया को रिजर्व करना टाइम टू टाइम बाय स्टेट गवर्नमेंट जहां पर कुछ लोग रह सके। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ऐसी है, आबादी मीन्स द एरिया रिजर्व्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अ विलेज फॉर द रेसिडेंस ऑफ द इनहेबिटेंट्स देयरऑफ एंड फॉर पर्पस एंसिलरी टू। टाइम टू टाइम वहां के लोगों के रहने के लिए किसी एरिया को रिजर्व करना और अदर रिलेटेड पर्पसेस के लिए उसे हम आबादी बोलते हैं। साथ ही जो अदर वेरिएशन है, लाइक जैसे हम जो बोलते हैं विलेज साइट या गांव स्थान,
उसका भी सेम वही मीनिंग निकाला जाएगा जो आबादी का होता है। यह हमें हमारी फर्स्ट डेफिनेशन आबादी सब सेक्शन ए बताता है। अब हम मूव करेंगे हमारे सब सेक्शन बी की तरफ, जो कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो जैसे पीरियोडिकल सबसे फर्स्ट जो है, अब हम एग्रीकल्चर में क्लॉज 1 की बात करते हैं। क्लॉज 1 हमें बताता है रेजिंग ऑफ पीरियोडिकल एंड एनुअल क्रॉप्स इंक्लूडिंग बीटल लीव्स एंड वाटर नट्स। मतलब जो पीरियोडिकल बेसिस पर क्रॉप्स की रेजिंग की जाती है वो, और एनुअल बेसिस पर जो क्रॉप्स की रेजिंग की जाती है वो, साथ में पान का पत्ता बीटल लीव्स को उगाना प्लस वाटर नट सिंघाड़े को उगाना भी एग्रीकल्चर में काउंट किया जाएगा। सेकंड नंबर पर आता है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर होता क्या है, तो हॉर्टिकल्चर एक वो प्रोसेस है जिसमें फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को या फ्लावर्स के प्लांट्स को उगाना, उसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। इसे अगर हम हिंदी में बात करें तो उद्यान कृषि भी कहा जाता है। थर्ड नंबर पर आते हैं हम, तो है हमारा थर्ड क्लॉज जो है वो है द प्लांटिंग एंड अपकीप ऑफ ऑर्चार्ड्स। मतलब फ्रूट के, फलों के बागान उगाना। जो हमारे फ्रूट के पौधे होते हैं, फ्रूट के जो पेड़ होते हैं, उन्हें लगाना, उन्हें बड़ा करना और उनकी देखरेख करना, ये भी एग्रीकल्चर में ही इंक्लूड किया गया है। अब हम आते हैं फोर्थ क्लॉज पर, जो कि है द रिजर्विंग ऑफ लैंड फॉर फॉडर ग्रेजिंग एंड थैचिंग ग्रास। मतलब एक पर्टिकुलर लैंड को रिजर्व करना, किस चीज के लिए, तो जैसे जो हमारी सूखी घास आती है, चलाने की घास, या फिर जो जैसे सूखी घास आती है जो झोपड़ी या कुछ बनाने में यूज होती है, उस घास को उगाने के लिए किसी भी लैंड को रिजर्व करना, वो भी एग्रीकल्चर में इंक्लूड होता है। और लास्ट और फिफ्थ क्लॉज है हमारी सेकंड डेफिनेशन बी का, वो ये है एक एरिया को रिजर्व करना फॉर पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, वो भी एग्रीकल्चर में आता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि वो एरिया अर्बन एरिया से 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अर्बन एरिया के 5 किलोमीटर से बाहर होगा तभी आप उसे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में इंक्लूड कर पाओगे, नहीं तो वो नहीं होगा उसमें इंक्लूड। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारी थर्ड डेफिनेशन, जो कि है एग्रीकल्चर ईयर की। According to MPLRC, agriculture year means the first day of July or any date which the state government by notification appoint। मतलब जब जो हमारा फर्स्ट डे ऑफ जुलाई होता है, मतलब 1 जुलाई को हमारा एग्रीकल्चर ईयर होगा, या फिर ऐसी कोई भी अदर डेट जिसे स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन हमें बताती है, वो हमारा एग्रीकल्चर ईयर का स्टार्टिंग डे होगा। अब आता है नेक्स्ट है बोर्ड। बोर्ड क्या होता है, तो बोर्ड का इतना ही डेफिनेशन है। बोर्ड मीन्स द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। हमारे एमपीएलआरसी के सेक्शन 3 में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट होता है उसे ही बोर्ड कहा गया है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन पर, जो कि है बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट की। ये बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट है क्या, तो बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट उन लोगों को माना गया है जो या तो खुद पर्सनली कल्टीवेट करते हो, या फिर उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो खुद पर्सनली कल्टीवेट करें। ऐसे लोगों को बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट माना गया है। अब हम मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन पर, जो कि है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, तो हर वो सोसाइटी जो अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉज रजिस्टर होती है, उस सोसाइटी को हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि F1 डेवलपमेंट प्लान। ये जो डेफिनेशन है ये 2018 के अमेंडमेंट से एमपीएलआरसी में ऐड की गई है। इसकी डेफिनेशन ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसका यही कहा गया है कि डेवलपमेंट प्लान का वही सेम मीनिंग होगा जो कि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में जो मीनिंग दिया गया है, वही मीनिंग यहाँ पर भी डेवलपमेंट प्लान का होगा। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है गवर्नमेंट फॉरेस्ट की। गवर्नमेंट फॉरेस्ट क्या है, तो वो एरिया जिसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में या तो रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है, उसे गवर्नमेंट फॉरेस्ट माना जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन जो अब हमारी आती है वो है गवर्नमेंट लेसी की। गवर्नमेंट लेसी कौन है,
तो गवर्नमेंट लेसी उस पर्सन को माना गया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट से लैंड होल्ड करता है अंडर सेक्शन 181 ऑफ मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, उसे गवर्नमेंट लेसी माना गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अब होल्डिंग। होल्डिंग क्या होता है? तो होल्डिंग मीन्स ऐसा पार्सल ऑफ लैंड, मतलब लैंड का ऐसा पार्ट जिसके लिए लैंड रेवेन्यू सेपरेटली असेस किया जाता है, या फिर और साथ ही जो एक अलग टेन्योर में इंक्लूड होती है, उसे हम बोलते हैं होल्डिंग। नाउ अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि है जे, जो डेफिनेशन नंबर जे, मतलब हमारा सब सेक्शन जे है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्या है? तो इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है जब हम बात करते हैं लैंड की, किसी होल्डिंग की बात करते हैं विथ रेफरेंस टू होल्डिंग, तो ऐसा कोई भी वर्क जो मटेरियली उसकी वैल्यू को बढ़ाता है, उस होल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाता है, और जिस पर्पस के लिए वो होल्डिंग यूज होती है उस पर्पस के लिए उसकी वैल्यू को बढ़ाता है, उसे हम बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। चाहे वो इम्प्रूवमेंट जो है वो डायरेक्टली बेनिफिशियल हो या फिर वो एग्जीक्यूशन होने के बाद उसके बेनिफिशियल होता हो, तो उसे इम्प्रूवमेंट माना जाएगा। इसी प्रोविजन में कुछ ऐसी चीजें बताई गई है जिन्हें इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कि सबसे पहला आता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स, वेल्स, वाटर चैनल्स, एम्बैंकमेंट्स फॉर स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। मतलब कि आप या तो किसी टैंक का कंस्ट्रक्शन करते हो लैंड के ऊपर, या फिर वेल बनवाते हो, या फिर आप कोई एम्बैंकमेंट खुलवाते हो या वाटर चैनल बनवाते हो, जिससे कि जो वाटर का सप्लाई हो सके, स्टोरेज हो सके और डिस्ट्रीब्यूशन हो सके एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो उसे क्या माना गया है? इम्प्रूवमेंट माना गया है। नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंड फ्रॉम इरोजन, फ्लड और अदर डैमेज। लैंड के ऊपर ड्रेनेज सिस्टम बनवाना ताकि लैंड को इरोजन, फ्लड या किसी भी अदर तरीके के डैमेज जो कि वाटर से कॉज होता है उससे बचाया जा सके, उसे भी क्या माना गया है? इम्प्रूवमेंट माना गया है। नाउ थर्ड आता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, रिक्लेमिंग, क्लियरिंग और लेवलिंग ऑफ लैंड। मतलब एक लैंड के ऊपर ट्रीज को प्लांट करना जिससे कि जो मिट्टी है वो ना खिसके, या फिर जो रिक्लेम करना, मतलब लैंड के ऊपर अपनी होल्डिंग के ऊपर वापस से बाउंड्री बनाना, या लैंड को पूरा क्लियर करना, या उसके लेवलिंग करना, लैंड को पूरे लेवल में लेकर आना, ये भी क्या है? एक तरीके से इम्प्रूवमेंट ही माना गया है। नाउ अब हमारा आता है फोर्थ है इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन होल्डिंग सिचुएटेड इन नॉन अर्बन और आबादी एरिया फॉर प्रॉफिटेबल और कन्वीनियंट यूज ऑफ होल्डिंग। मतलब हमारी जो होल्डिंग है उस पर एक ऐसी बिल्डिंग का बनाना जो जिससे कि हमारे होल्डिंग का, हमारे लैंड का प्रॉफिटेबल और कन्वीनियंट यूज किया जा सके, तो वो क्या है? एक इम्प्रूवमेंट माना गया है। जैसे कि कोई एग्रीकल्चर का एक लैंड है, उस पर आप एक गोडाउन बना लेते हो स्टोरेज के पर्पज से, तो उससे क्या है? हमारा एक प्रॉफिटेबल और कन्वीनियंट यूज हो पा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक इम्प्रूवमेंट बोलेंगे। और फिफ्थ पॉइंट इसमें है रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फॉरगोइंग वर्क्स। मतलब जो अभी तक हमने जिन वर्क्स की बात कही, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स हो, वेल्स हो, एम्बैंकमेंट्स हो, वाटर चैनल्स हो, या फिर ड्रेनेज का कंस्ट्रक्शन हो, ट्रीज को लगाना हो, या फिर किसी बिल्डिंग का बनाना है, इन्हीं वर्क्स को रिकंस्ट्रक्ट करना या इनका रिन्यूअल कराना, ये भी इम्प्रूवमेंट माना गया है। अब हमारे इसी सब सेक्शन में, सब सेक्शन जे में इम्प्रूवमेंट में कुछ पॉइंट्स दिए हुए, 2 पॉइंट्स है ए और बी, जिसमें बताया गया है कि किन चीजों को आप इम्प्रूवमेंट नहीं मानते हैं हम। तो क्या है वो? तो सबसे पहला आता है टेम्पररी किसी वेल को या वाटर चैनल का बनवाना जो कि ऑर्डिनरी कोर्स में कल्टीवेटर्स उस रीजन में बनाते हैं, तो उसे इम्प्रूवमेंट नहीं माना गया है। और लास्ट इसका पॉइंट है अगर कोई भी ऐसा वर्क जो कि लैंड की, हमारी होल्डिंग की वैल्यू को डिमिनिश करता हो, उसकी वैल्यू को गिरा देता हो, तो उस वर्क को भी हम इम्प्रूवमेंट नहीं मानेंगे। अब इसी डेफिनेशन में एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अ वर्क विच बेनिफिट्स सेवरल होल्डिंग्स may be deemed to be an improvement with respect to each of such holding। मतलब एक ऐसा वर्क जो कि इम्प्रूवमेंट है और वो ऐसी जगह पर किया गया है जिससे एक साथ कई होल्डिंग, कई लैंड्स को बेनिफिट हो सकता है, तो उस वर्क को ऐसा माना जाएगा जैसे वो
ईच ऑफ द होल्डिंग, हर लैंड हर होल्डिंग के लिए किया गया हो। यह आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जो डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और समझ आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।